राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद सिंह जी। आनंद सिंह जी से आज हम चर्चा करेंगे 2024 को लेकर होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। विपक्षी दल काफी एक सुर में नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कोई सहमति नहीं बनी है कौन चेहरा होगा विपक्ष का, लेकिन उत्साह देखने को मिल रहा है। आनंद जी क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरह से विपक्षी दलों में उत्साह देखने को मिल रहा है? अखिलेश यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, नीतीश कुमार बयानबाजी कर रहे हैं, ममता बनर्जी बयानबाजी कर रही हैं। क्या लगता है कितना फायदेमंद होगा? आगाज अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। नीरज, लोकसभा का चुनाव टफ होता है विधानसभा चुनाव की तुलना में, एक बात। दूसरी बात, 543 अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। देश बहुभाषी है, बहुविविधताओं से जुड़ा हुआ है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई जगह गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। लोकसभा के आंकड़ों के हिसाब से आप बात कीजिए, 80 सीटें हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद है बिहार। 80, 48, 40, इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा नंबर आता है। तो कोशिश तो यही है कि जो गैर भाजपाई हैं वो लोकसभा में अपनी हनक दिखाएं। हालांकि चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है। ये 2022 का सितंबर है और 2024 में चुनाव होने हैं। जहाँ तक सवाल अंदाज का है, बयानबाजी का है, तो यस, माहौल तो बनना शुरू हो गया है। केसीआर अभी पटना आए, राहुल गांधी खाक छान रहे हैं, ममता बनर्जी टहल रही हैं, पर नीतीश कुमार को आप अगर भूल जाएंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। नीतीश कुमार बहुत आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। पहले उन्होंने पब्लिकली कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट नहीं है, न उनकी कोई रुचि है, वो विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के एपिसोड को देखिए तो आपका ये शक और शुबहा जो है ये कुछ और ही इशारा करता है। राम मनोहर लोहिया समाजवादी कहे जाते थे और समाजवादी उन्हें आदर्श मानते हैं। लोहिया जी ने एक बात कही थी कि अगर सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। अब सड़कें सूनी नहीं हैं, जो पिछले कुछ समय में दिखाई दे रहा है। हालांकि काफ़ी साल लोकसभा चुनाव के बाद सड़कें सूनी ही रहीं। अगर सड़कों पे कोई रहा भी तो उसे नोटिस नहीं किया गया। वर्तमान में जो माहौल बन रहा है, क्या लगता है कि कोई बदलाव की रूपरेखा दिखी जा सकती है? सड़कें सूनी नहीं रहेंगी, सड़कें सूनी नहीं है, सड़कें गुंजायमान होंगी, सड़कों पर आवाज़ निकलेगी, सड़कों पर आवाज़ निकल रही है। आवाज़ कर्कश है, आवाज़ बेरोजगारों का है, आवाज़ क्रंदन का है, आवाज़ रुदन का है, और आवाज़ इतनी तेज है, इतनी तीखी है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कहना पड़ता है कि भाई यहाँ धरना मत दो, वहाँ जाओ। पीयूष मोरडिया हमारे पूर्व परिचित हैं, उन्होंने समाजवादियों से कहा कि भाई आप धरना यहाँ मत दीजिए, अलाउड नहीं है। नए नए नियम बन रहे हैं, नए नए कानून बन रहे हैं। आप डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने दिया जाता है। तो ये आवाज़ है, कोई गूंगा नहीं है, और ये आवाज़ सब जगह है। दिल्ली में भी आवाज़ है, यूपी में भी आवाज़ है, बिहार में भी आवाज़ है। अब इस आवाज़ को आप किस रूप में जज करते हैं ये आपके ऊपर छोड़ा। पर एक बात और, ये जो आवाज़ें निकल रही हैं ये सत्ता प्रतिष्ठानों के अंदर से भी निकल रही हैं। अगर सत्ता प्रतिष्ठान के अंदर से नहीं निकलती तो आप अगर उनको भोले भाले समझते हैं, यूपी के राजनीति में आप उनको एसी वाला पॉलिटिशियन समझते हैं, मैं अखिलेश की बात कर रहा हूँ, तो शायद आप गलतफहमी में हैं। 100 सीटों का ऑफर देकर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद के लिए एक तरीके से उकसाने वाला बयान इस बात का द्योतक है कि यूपी सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लोगों ने यहाँ तक कहा
कि भाई योगी जी, अब मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल सर्कस में चर्चा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि योगी जी अपने मन से कोई मंत्री भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। दिल्ली जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देता है तब तक वो मंत्री नहीं बनता है। तो मैं इसको डिमोल्ड करते हुए सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आवाज़ दोनों तरफ से है। जी बिल्कुल। 2024 में ये जो दोनों आवाज़ मिल करके सामने आएंगे तो आप देखेंगे कि सत्ता और राजनीति का चरित्र बिल्कुल डिफरेंट टाइप का दिखेगा, जो पहले कभी नहीं दिखा। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। अब आखिर में बात करते हैं आंकड़ों की। 543 का जो आंकड़ा है, कहा जा रहा है गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं, अगर हम वहाँ की सीटों की बात करें तो 274 सीटें लोकसभा की वो गैर भाजपा शासित राज्यों में हैं। इसके अलावा जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ भी विपक्ष की 1, 2, 4 सीटें हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव ने वापसी की है, समाजवादी पार्टी ने वापसी की है, पिछले 2017 के चुनाव अगर हम देखें विधानसभा के तो उसमें उन्हें 40 से 42 सीटें मिली थी और इस बार वो आंकड़ा 125 के आसपास पहुंच चुका है। तो लोकसभा में भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो आपको क्या लगता है, किस नज़रिए से देखते हैं इस आंकड़ों के गणित को? 80 सीटों वाले यूपी की बात अगर पहले करें तो वहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है और अनडाउटली ये मोमेंटम समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, उसके गठबंधन के पक्ष में है। राजभर टाइप के लोग आए बाएं साएं करते हैं, तू तड़ाक करते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो राजभर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। ठीक है, पूर्वांचल के कुछ सीटों पर उनकी हनक है, उनका एक हिसाब किताब बना हुआ है, पर वो समग्रता में नहीं है। 80 लोकसभा की सीटें बहुत बड़ा मायने रखती हैं। सबसे अहम बात यह है कि मोमेंटम खोने से अखिलेश ने खुद को बचा रखा है, या अखिलेश की जो पार्टी है और उसके साथ जो गठबंधन की पार्टी है वो उस मोमेंटम को बरकरार रखे हुई है, पहली बात। दूसरी बात, आप विपक्षी पार्टियों की बात कर रहे हैं जो गैर भाजपा हैं। अब गैर भाजपा में आप छत्तीसगढ़ को नहीं भूल सकते, बिहार को नहीं भूल सकते, दिल्ली को नहीं भूल सकते, इसके अलावा कई राज्य हैं। अब सवाल, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हैं, आप ममता बनर्जी को भूलना गलत है, हेमंत सोरेन को भूलना गलत है, क्योंकि भाई ये 4-5 राज्य ऐसे हैं जो कम बेसी सीटों के साथ 274 के आंकड़े को पहुंचने तक, छूने तक एक रोल अदा करेंगे। अब ये दाल भात का कौर नहीं है कि साना खाली और पच भी गया। अब इनकी जो नीति है उस नीति को समझना पड़ेगा, और चतुर जो राजनीति होता है, जो राजनीतिज्ञ होता है, वो इन चीज़ों को समझता है। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ नीतीश कुमार का। एक सप्ताह पहले तक नीतीश कुमार और पीके प्रशांत किशोर एक दूसरे के खिलाफ तमाम तरह की बातें कह रहे थे। जब 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात आई तो प्रशांत किशोर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि भाई अगर वो 10 लाख नौकरी दे देते हैं, चलिए 10 लाख हटा दीजिए, 5 लाख भी दे देते हैं, तो मैं जो 2 अक्टूबर से अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ उस प्रोग्राम को मैं खारिज कर दूंगा। जीवन भर मैं छाता लेकर के, डंडा लेकर के नीतीश कुमार के साथ ही चलूँगा, क्योंकि मेरा मकसद भी यही है कि लोगों को रोजगार मिले। अब अगर इस काम को नीतीश कुमार कर रहे हैं तो मुझे फालतू में काम करने की आवश्यकता क्या है। ये कटाक्ष था उनका, ये कहना था कि नथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ये उनका कहना था। लेकिन परसों नीतीश कुमार और पीके मिले। अब भाई नीतीश कुमार को पीके की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि उनसे ज़्यादा उस्ताद वर्तमान भारत की राजनीति में, खासकर डेटा के मैनेजमेंट में, डाटागिरी में आज की तारीख में कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 2019 में पीके ने यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी चलाई, नहीं चली, तो उस फ्लॉप फिल्म के अलावा, अगर आप उसको फिल्म मानिए, उस फ्लॉप फिल्म के अलावा इनके खाते में सारी फिल्में हिट और सुपरहिट हैं। इसलिए अगर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो इसके एस्पेक्ट को आपको समझना पड़ेगा। नंबर 1, प्रशांत के संबंध ममता बनर्जी से बहुत अच्छे हैं, प्रशांत के संबंध अरविंद केजरीवाल से बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार अगर चाह रहे हैं कि वो पीएम कैंडिडेट बने, हालांकि देखिए कोट एंड कोट उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन प्रशांत किशोर को आप गले लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपके मन में भावनाएं हैं। तो अगर उस पिच पर आप चलना चाहते हैं तो आपसे बड़े चैलेंजर तो नहीं, लेकिन आपसे छोटे चैलेंजर भी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल नहीं है, फिर केसीआर भी हैं।
केसीआर ने जिस तरीके से तेलंगाना में काम किया है, आप उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये है कि इन 3 बड़े मजबूत ताकतों के रहते, चेहरों के रहते नीतीश कुमार को घास कौन देगा? नीतीश कुमार इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क हैं और यही कारण है कि वो इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर को साथ में लेकर के चलने का जो कारण है वो यही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्रशांत किशोर जो हैं वो अहम भूमिका निभा सकते हैं विपक्ष के चेहरे को लेकर समन्वय बनाने में और लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।